स्वागत है आपका काल कथा में, जहां हर कहानी किसी की जुबानी नहीं, उसकी सच्चाई है। चलिए सुनते हैं उस लड़के की कहानी, उसकी जुबानी। कुछ साल पहले की बात है। पापा का ट्रांसफर महाराष्ट्र के एक सुनसान घने जंगलों से घिरे गांव में हुआ था। नाम था करपुरा। पर वहां की हवाओं में कोई अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर चीज खुद से कह रही हो, यहां कुछ नहीं ठीक है। मैं उन दिनों अपनी MBA एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी और किस्मत ऐसी कि मेरी परीक्षा ठीक उसी दिन रख दी गई थी। घर में हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन पापा ने कहा, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी हम संभाल लेंगे। पर घर का माहौल ऐसा था जैसे हर दीवार, हर आहट मेरी एकाग्रता को निगल रही हो। ऐसे में पापा के एक दोस्त ने एक पुराने सरकारी बंगले का जिक्र किया, जो गांव से बाहर था, वीरान और सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने एक ही बात कही थी, शाम होते ही वापस आ जाना, कोई भी हालात हो। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा, बस जमीन पर नजरें गड़ाकर कहा था, कभी पेंटिंग की आंखों में मत देखना। पहले दिन वहां सब सामान्य था। जंगल की सरसराहट, पेड़ों की फड़फड़ाहट और पुरानी लकड़ी की खामोश सरांद। पापा ने कहा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी हम देख लेंगे। पर उस घर में पढ़ाई करना किसी सजा से कम नहीं था। खिड़कियों से झांकती परछाइयां, हर कोने से आती धीमी अस्पष्ट आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब कुछ ऐसा था मानो दीवारें सांस ले रही हों। ऐसे ही एक दिन पापा के पुराने दोस्त श्रीकांत चाचा घर आए। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई बोझ हो। उन्होंने कहा, गांव से थोड़ी दूर एक पुराना सरकारी बंगला है, जंगल के बीच में, सालों से बंद पड़ा है। तुझे अगर एकांत चाहिए तो वहां जा सकता है, पर एक बात याद रखना। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। शाम होते ही वापस आ जाना, किसी भी हालत में, और पेंटिंग की आंखों में कभी मत देखना। उस वक्त मैंने बात को मजाक में लिया, पर उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस जमीन की ओर देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें डर था कि मेरी आंखें उस औरत से पहले न टकरा जाएं। पहले दिन जब उस बंगले में गया तो वहां सन्नाटा था, गहराई वाला, चुभता हुआ। वहां की लकड़ियां चीखती नहीं थी, फुसफुसाती थी। दीवारों पर जाले नहीं थे, जाले खुद दीवार बन चुके थे। एक अजीब सी गंध, सड़ी हुई लकड़ी और पुराने वक्त की जैसे मिट्टी में मिल चुकी हो, हवा में घुली थी। पर वहां शांति थी और मुझे वही चाहिए थी। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, किताबें, समय, खुद को दोहराता हुआ रूटीन। पर तीसरे दिन दोपहर के आसपास मेरी नज़र दीवार पर टंगी एक धुंधली पर बेहद आकर्षक महिला की पेंटिंग पर पड़ी। उसके चेहरे में कुछ था, आंखों में कोई रुकावट नहीं थी। वो देख नहीं रही थी, वो पकड़ रही थी। मैं कई मिनटों तक उसे देखता रहा, और जब घड़ी देखी तो 5 घंटे बीत चुके थे। पर मैं उसी पन्ने पर था, वही शब्द, वही अक्षर, कुछ भी नहीं बदला था। मैंने खुद को समझाया, थक गया है तू बस, लेकिन ऐसा रोज होने लगा। चौथे दिन मैंने महसूस किया कि जैसे समय वहां अंदर धीमा चल रहा है, या शायद मैं ही किसी तरह फंस गया था। 5वें दिन मैंने हिम्मत जुटाकर पेंटिंग को ढक दिया, दरवाजा बंद किया और खुद को किताबों में डुबो दिया। लेकिन तभी दरवाजा खुद से खुला। कोई हवा नहीं चली थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर कैसे? कपड़ा भी गायब था और पेंटिंग की औरत अब मुस्कुरा रही थी। ये कोई भ्रम नहीं था। उसके होंठ हिले, पलकें झपकी, और फिर उसकी आंखों में मैं था, पर मरा हुआ, उसी कमरे में पड़ा, किताबों के बीच,
मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैं भागा, दरवाज़ा खोला, पर बाहर वही नहीं था जो सुबह था। सूरज नहीं, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। पेड़ मुड़ चुके थे, जैसे उन्होंने रास्ते निगल लिए हों। हर दिशा अनजान थी, लेकिन सबसे डरावना तब हुआ जब मैंने बंगले की ओर देखा। दरवाजे पर मैं खड़ा था, लेकिन आंखें काली थीं और मुस्कान वही जैसी पेंटिंग की थी। मैं किसी तरह घर पहुंचा, पूरा बदहवास। माँ मुझे देखकर बिना कुछ बोले चली गई। बहन ने कोई सवाल नहीं किया, और पापा, उन्होंने एक नज़र डाली और चुपचाप पानी दिया। फिर उन्होंने श्रीकांत चाचा को बुलाया, वही जिन्होंने बंगले का सुझाव दिया था। उनका चेहरा और भी फीका लग रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, तुम पहले नहीं हो जो वहां फंसे हो, लेकिन शायद पहले हो जो वापस आ गए हो। मैंने डरते हुए पूछा, वो औरत कौन थी? उन्होंने धीमी आवाज में बताया, वो औरत असली नहीं थी। वो एक शून्य है, एक वॉइड, जो इंसानी चेतना को खींचकर उसमें एक कॉपी बना लेती है। एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन है, और जो बाहर आता है वो अक्सर वो नहीं होता जो अंदर गया था। मेरे हाथ कांपने लगे, और फिर मैंने पूछा, तो क्या जो आज घर आया हूं वो मैं ही हूं? उस पर पापा और श्रीकांत चाचा दोनों ने मुझे देखा, और चाचा ने कहा, जब तुम भाग कर आए थे, दरवाजा हमने नहीं खोला था। दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं हुआ था। और तभी मुझे याद आया, माँ ने सुबह मुझे देखा तक नहीं था, बहन ने बात नहीं की थी, और मेरी परछाई। पूरे दिन मैंने अपनी परछाई नहीं देखी थी। मैं धीरे से आईने की ओर बढ़ा, और जैसे ही देखा, मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में सिर्फ शून्यता नहीं, बल्कि एक आमंत्रण था वापस लौटने का। मैंने जैसे ही आईने में पीछे देखा, वो औरत वहां खड़ी थी, पर उसकी आंखों में अब मुझे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो जानती हो कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, या शायद मैं पहले ही लौट चुका हूं। पर जिस्म और चेतना अब अलग अलग है। मेरी सांसें तेज चल रही थी, पर शरीर वही जमा खड़ा था। आईने में उस मुस्कान को देखता हुआ, जो हर बीतते पल के साथ और गहरी और चौड़ी होती जा रही थी, जैसे मेरे अंदर से कुछ चूस रही हो। पापा और श्रीकांत चाचा तब तक मुझे आवाजें दे रहे थे, बेटा क्या हुआ? मैंने जैसे तैसे खुद को खींचा, पलटा और सब कुछ सामान्य होने का नाटक किया, पर अंदर कुछ टूट चुका था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को हिला दिया हो। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ एक धुंध की तरह बीतने लगा। बहन की शादी, घर की हलचल, रिश्तेदारों की आवाज़ें, सब कुछ दूर से आता शोर लग रहा था। मैं सबसे अलग थलग हो गया था, जैसे दो दुनिया के बीच कहीं अटका हूँ। पर सबसे अजीब बात ये थी, मुझे अब अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे मेरी यादें मेरी नहीं रही। कभी कभी लगता जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, कोई और मेरे अंदर बैठा है और मैं उसे बाहर से देख रहा हूँ। उस रात जब बहन की शादी थी, घर पूरी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, साया जो मेरी नकल कर रहा था। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वही औरत, इस बार कोई पेंटिंग नहीं थी, वो असली थी, मेरी आंखों के सामने, पर बिना आवाज़ के बोली, तू मुझसे भाग नहीं सकता, तू मेरी रचना है। और अगले ही पल वो गायब हो गई, पर उसके हाथ के निशान मेरी कलाई पर अब भी जले हुए थे। जलते हुए नहीं, जले हुए, जैसे महीनों पहले कोई आग लग चुकी हो, पर निशान अभी बाकी हो। डर अब मेरे खून में घुलने लगा था। मुझे शक था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन ये शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने अपने पुराने नोट्स की कॉपी खोली। मेरी लिखावट मेरी नहीं थी, वही अक्षर थे, वही भाषा, पर शैली वो किसी और की थी, जैसे किसी और का मस्तिष्क मुझसे लिखवा रहा हो। उसी दिन मैंने खुद को समझाने की ठानी, अब और नहीं,
मैं फिर से उस बंगले में गया। दोपहर का समय चुना ताकि अंधेरा कम से कम हो। पर जैसे जैसे मैं नज़दीक जाता गया, जंगल बदलने लगा। पेड़ों के आकार, रास्ते की मिट्टी, पक्षियों की आवाज़, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले, जैसे कोई नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। बंगला अब वैसा वीरान नहीं था। उसके दरवाजे खुले थे, खिड़कियों से रोशनी नहीं बल्कि धुंध निकल रही थी, और अंदर घुसते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब पहले वाला नहीं रहा। वहाँ की दीवारें बदली हुई थीं। अब उनमें चेहरे थे, धुंधले जैसे पानी में देखे गए। सब एक ही बात कह रहे थे, तू कौन है? तभी किसी ने मेरी पीठ पर दस्तक दी। कोई बच्चा खड़ा था, 8-9 साल का, सफ़ेद कपड़ों में। उसकी आंखें खाली थीं और उसने एक वाक्य कहा, तू मेरा नाम क्यों भूल गया? मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुझे जानता नहीं। तो वो बोला, मैं तेरा छोटा भाई था। माँ ने मुझे जन्म से पहले मार डाला था। अब तू भी जाएगा। और वो अचानक काले धुएं में बदलकर दीवारों में समा गया। मेरी सांस घुटने लगी। मैं दौड़ा, हर कमरे को खोला, पर हर कमरे में वही पेंटिंग थी, पर अब उसमें अलग अलग चेहरे थे। कभी मैं, कभी माँ, कभी बहन, कभी पापा, सब मरे हुए, सबकी आंखें काली, और हर पेंटिंग से वही औरत निकल रही थी, जैसे हर आत्मा को वो खींचकर उसमें बदल रही थी। तभी एक कमरे में मुझे एक पुराना ट्रंक दिखा। उसके ऊपर लिखा था, काल रेखा। मैंने जैसे ही खोला, उसमें पुरानी फाइलें, दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी एक सरकारी अफसर की थी जो 1957 में यहाँ आया था। उसने लिखा था, ये बंगला समय के बाहर है। यहाँ दिन रात का कोई नियम नहीं। मैं 4 दिन से यहाँ हूँ, पर बाहर 4 साल निकल चुके हैं। ये जगह चेतना को बांट देती है। मैं खुद से बात करने लगा हूँ, और अब मैं जानता हूँ कि मैं वही नहीं हूँ जो आया था। फिर आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है। अब तुम भी 2 हिस्सों में बंट चुके हो, असली और परछाई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने कहा नहीं। हाँ, मेरे पैरों ने कहा। मेरे ही शरीर ने मेरे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक और चीज़ दिखी, एक पुराने ज़माने की तस्वीर जिसमें पेंटिंग वाली औरत असली लोगों के बीच खड़ी थी, और नीचे नाम था अनामिका देवी। और फिर गांव के इतिहास के कुछ कागज़ जिनमें लिखा था कि करपुरा गांव कभी श्मशान भूमि था जहां तंत्र साधना होती थी, और अनामिका वहां की सबसे बड़ी तांत्रिक थी जिसने अपनी मृत्यु से पहले वादा किया था, मैं हर चेतना में लौटूंगी जब तक समय मेरा नहीं हो जाता। उस वक्त सब कुछ समझ आ गया। वो औरत कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि समय और चेतना की देवी थी, जो अपने जीवन में ही मृत्यु को जीत चुकी थी। अब मैं उसके जाल में था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं उसे समझने लगा था। उसकी भाषा, उसकी भावनाएं, उसकी पीड़ा, जैसे मैं उसका हिस्सा बन चुका था। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, तू अब कभी वापस नहीं जाएगा। और जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वहाँ 2 मैं खड़े थे। एक मैं जो थका हुआ, डरा हुआ था, और एक मैं जो मुस्कुरा रहा था, आंखें काली, चेहरा शांत। और उसने मुझसे कहा, अब तू जा सकता है, क्योंकि अब तेरी जगह मैं हूँ। और फिर एक धक्का और सब काला हो गया। और जैसे ही मुझे धक्का लगा, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पर वो अंधेरा वैसा नहीं था जैसा हम सोते वक्त महसूस करते हैं। वो अंधेरा भीतर का था, जहाँ न ध्वनि थी, न स्मृति, न अस्तित्व। मैं कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैं था। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती, शायद 1 सदी, शायद 1 पल। लेकिन जब मैंने होश में आने की कोशिश की तो खुद को उसी बंगले में पाया। पर इस बार मैं वहाँ अकेला नहीं था। मेरे सामने दर्जनों चेहरे थे, सब मैं थे, अलग अलग भाव, अलग अलग हाव भाव। कोई गुस्से में, कोई रोते हुए, कोई हंसते हुए, जैसे मेरी चेतना के हर संभावित संस्करण एक जगह जमा हो गए हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, यह समय तेरा नहीं है,
यह कालरेखा अनंत है। और वहां से पर्दे की तरह हटती जगह में दिखा वो अनामिका। पर अब वो औरत नहीं थी। उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों की जगह 2 शून्य, ऐसे गहरे कि कोई देखे तो अपने भीतर गिर जाए। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, तू बच नहीं सकता, क्योंकि अब तू चेतना है और चेतना को मृत्यु नहीं मिलती। तभी अचानक मेरे शरीर ने खिंचाव महसूस किया, जैसे 2 चुंबकों में से एक खींच रहा हो। तभी मेरे सामने एक दरार सी खुली, जिसमें मेरा वास्तविक शरीर खड़ा था, घर में, अपने कमरे में, वही शादी के दिन, वही माहौल। और तभी वो चेतना जो मुस्कुरा रही थी, वही नकली मैं, वो उस दरार से उस शरीर की ओर बढ़ा। मैं चीखना चाहता था पर कोई आवाज नहीं। मैं दौड़ना चाहता था लेकिन कोई शरीर नहीं। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक बात थी, अगर वो चला गया तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। और फिर एक विकल्प मिला जो पहले कभी नहीं दिखा था। मेरे सामने एक बर्तन रखा था, तांबे का, उसमें रक्त जैसा तरल, और एक मंत्र खुद से गूंजा, जो स्वयं को त्यागे वही मुक्त हो। मैं बिना सोचे वो पी गया और अगले ही पल मेरी चेतना एक तेज विस्फोट के साथ दरार में घुस गई। और जैसे ही मैंने अपने शरीर में वापसी की, वो नकली मैं भी वहीं था और हम दोनों टकरा गए। फिर अंधकार, फिर शोर, और जब मैं उठा, मैं घर में था। मम्मी ने पानी दिया। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई तू ठीक है ना? पापा भी पास खड़े थे, पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं अकेला था, कोई और नहीं, कोई औरत नहीं, कोई परछाई नहीं। पर तभी देखा, मेरी आंखों में एक रेखा थी, हल्की सी काली रेखा, जैसे शून्य अभी भी भीतर छुपा हो। मैंने भागकर वह पुरानी डायरी फिर से पढ़नी चाही, पर वो अब वहां नहीं थी। बंगला अब अस्तित्व में नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो सबने कहा, करपुरा में ऐसा कोई बंगला कभी नहीं था। श्रीकांत चाचा, ऐसा कोई आदमी इस गांव में नहीं रहा। जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा, श्रीकांत बेटा, तुझे भ्रम हो गया है, हमने तुझे कभी किसी बंगले में नहीं भेजा। और तब मुझे लगा, क्या ये सब सिर्फ सपना था, या क्या सपना वो था जो मैं अब जी रहा हूँ? पर सबसे डरावना तब हुआ जब मेरी बहन की शादी के एल्बम में तस्वीरें देखने बैठा। हर तस्वीर में वो औरत थी, कहीं भीड़ में, कहीं पृष्ठभूमि में, कहीं दुल्हन के पीछे। हर जगह एक ही चेहरा, अनामिका। और आखिरी पेज पर मेरी और उसकी एक साथ तस्वीर, जिसमें मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैंने उस एल्बम को फाड़ दिया, जला दिया, घर से बाहर फेंक दिया। पर उस रात जब मैं उठा तो वो एल्बम मेरी तकिए के नीचे रखा था और उसमें एक नई तस्वीर थी, माँ, पापा, बहन और बीच में मैं। लेकिन सबकी आंखें अब काली थीं और मेरे नीचे लिखा था, अब तू अकेला नहीं है, अब पूरा परिवार हमारा है। अगले दिन जब मैंने माँ से बात करनी चाही तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पहचानती ही ना हो। बहन की शादी कैंसिल हो गई थी, दूल्हा कभी नहीं पहुंचा और पापा एक शब्द नहीं बोलते, सिर्फ दीवार की एक जगह देखते रहते हैं, वही जगह जहां वो पेंटिंग कभी टंगी थी। डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर ने कहा ये सब PTSD है। लेकिन डॉक्टर का चेहरा जाने पहचाने जैसा लग रहा था। और जब वो गया तो उसकी गाड़ी की खिड़की में मुझे वही औरत दिखी, पीछे बैठी, आंखें मेरी तरफ गड़ाए। तब से अब तक मैं हर दिन सुबह उठता हूँ और एक पन्ना लिखता हूँ, ये तय करने के लिए कि आज मैं कौन हूँ। और हर दिन मेरी लिखावट बदलती जाती है। हर दिन मेरा चेहरा थोड़ा और बदल जाता है और हर रात शीशे में मैं वही मुस्कुराहट देखता हूँ, पर अब मेरे चेहरे पर है। मुझे नहीं पता कि मैं बचा हूँ या नहीं, पर अब मैं चाहता हूँ कि कोई और भी वहाँ जाए, उस बंगले में जो अब नहीं है, लेकिन जिसे कोई भी खोज सकता है अगर वो अपने अंदर खोजे। क्योंकि अब करपुरा एक गांव नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है और अनामिका
सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि हर उस इंसान की छाया है जो खुद को पहचानना भूल गया है। अब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी वो मुस्कुराहट पनप रही है। जरा आईने में जाकर देखो, कहीं आंखें काली तो नहीं हुई। मैंने सोचा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, कि अब सब बीत चुका है, पर असल में जो बीता वो सिर्फ मेरी कहानी थी, पर कर्पूरा की नहीं। और अब जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो मेरे सामने वो आदमी बैठा है, दिव्यांश, एक स्वतंत्र पत्रकार जो भारत के भूतिया स्थलों पर रिसर्च करता है। वो मेरे पास खुद आया था और बोला, तुम अकेले नहीं हो, कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझे। मैंने उसे बैठाया, चाय दी और पूछा, क्या मतलब? तब उसने मुझे एक पुरानी फाइल दी जिसमें 3 और नाम थे, 3 और लोग, अलग अलग जगहों से। मैंने सोचा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, कि अब सब बीत चुका है, पर असल में जो बीता वो सिर्फ मेरी कहानी थी, पर कर्पूरा की नहीं। और अब जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो मेरे सामने वो आदमी बैठा है, दिव्यांश, एक स्वतंत्र पत्रकार जो भारत के भूतिया स्थलों पर रिसर्च करता है। वो मेरे पास खुद आया था और बोला, तुम अकेले नहीं हो, कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझे। मैंने उसे बैठाया, चाय दी और पूछा, क्या मतलब? तब उसने मुझे एक पुरानी फाइल दी जिसमें 3 और नाम थे, 3 और लोग, अलग अलग जगहों से, पर सबकी कहानियों में एक चीज समान थी, एक औरत, एक पेंटिंग और एक मुस्कुराहट। दिव्यांश बोला, ये कोई लोकल आत्मा नहीं है, ये एक जाल है जो समय, चेतना और स्मृति को निगलता है, और ये जगह जगह फैल रहा है। कर्पूरा सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। उसने फिर एक नक्शा दिखाया, भारत के 7 अलग अलग कोनों में मार्क किए गए बिंदु और बीच में एक चिन्ह, अनाम। मैंने डरते हुए कहा, मतलब? दिव्यांश बोला, अनामिका असल में एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रयोग है, एक चेतना प्रोजेक्शन जिसे पुराने तांत्रिकों ने तैयार किया था। वो चाहते थे कि मृत्यु को मात दी जा सके, पर उसके लिए उन्हें एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो केवल देखे नहीं बल्कि समझे। इसलिए उन्होंने उसे बनाया, अनामिका, जो इंसानों की चेतना में समाकर खुद को अमर बना सके। मैं सुन्न रह गया, पर दिव्यांश ने कुछ और बताया। पर अब अनामिका खुद को दोहराने लगी है, हर उस इंसान में जिसकी चेतना कभी भी भ्रमित हो। हर बार जब कोई अकेलापन, ट्रॉमा या गिल्ट में होता है, वो उसमें दाखिल हो। मैंने धीरे से पूछा, तो अब क्या होगा? दिव्यांश बोला, अब हम उसे रोकने वाले हैं एक अंतिम बार। उसने बताया कि एक और जगह है, मालदाह नाम का एक गांव पश्चिम बंगाल में, जहां सबसे पहला मामला दर्ज हुआ था। एक स्कूल टीचर ने पूरी क्लास को जहर पिलाकर मार दिया था और खुद कहा, मैं ही सब थे। हम दोनों अगले ही दिन वहां पहुंचे। रास्ते भर दिव्यांश ने मुझे चेतावनी दी, अगर कुछ भी असामान्य लगे उसे देखना मत। आंखें मिलाना सबसे बड़ा जाल है। मालदाह में वो स्कूल अब खंडहर बन चुका था। अंदर अजीब सी सरसराहट थी और दीवारों पर बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देती थी, पर वो हंसी नहीं थी, वो दर्द था। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां भी एक पेंटिंग मिली, लेकिन इस बार उसमें एक बच्चा था, एक मासूम चेहरा, पर आंखें वैसी ही काली और मुस्कुराहट वैसी ही। मैंने दिव्यांश की ओर देखा, वो चुपचाप खड़ा था। फिर अचानक बोला, उसने आकार बदल लिया है, अब वो किसी भी रूप में आ सकती है। बच्चा, माँ, दोस्त, तुम जितना चाहोगे वो उतनी निकट आएगी। तभी मुझे अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, भाई तो मुझे भूल गया। मेरी बहन की आवाज, पर वो यहाँ कैसे? मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेंटिंग में अब 2 चेहरे थे, एक मेरी बहन का और दूसरा मेरा। पर वो मैं अब मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। मैं डर से कांपने लगा और दिव्यांश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है,
तू भी अब वही है जो वो चाहती थी। और तभी उसकी आंखें भी बदल गई। वो दिव्यांश नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल में अब वो मौजूद थी, अनामिका। और उसने कहा, मैं अब एक नहीं अनेक हूं। तुम सब मुझ में समा चुके हो और अब ये कहानी तुम्हारी नहीं रही। अब ये कहानी हर किसी की है जो इसे सुनता है। और इसीलिए मैं अब ये सब लिख रहा हूं, क्योंकि अगर तुम अब तक इसे पढ़ रहे हो तो शायद तुमने भी उसकी आंखों में एक बार देखा होगा। एक पल के लिए सही, लेकिन वो पल ही काफी है, क्योंकि अब तुम भी उसकी काल रेखा का हिस्सा हो। अब तुम भी कर्पूरा के वासी हो, चाहे तुम कहीं भी रहो। अब अगला आईना तुम्हारा इंतजार कर रहा है।